बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर जाहिद हुसैन लेक्चर्स ऑन बिजनेस लॉ के साथ हाजिर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द प्रोविंशियल एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965। इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि कॉन्ट्रीब्यूशन से रेलिवेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शंस 20 से लेकर सेक्शन 27 तक। और इस लॉ को डाउनलोड करने के लिए आप इन लिंक्स को यूज़ कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस। सेक्शन 20 का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी होगी कि वो अपने एम्प्लॉय के हवाले से, चाहे वो एम्प्लॉय डायरेक्ट अपॉइंट किया गया हो या थ्रू एनी अदर पर्सन अपॉइंट किया गया हो, उस एम्प्लॉय के लिए वो इंस्टीट्यूशन में एक अमाउंट पे करेगा। उस अमाउंट को कंट्रीब्यूशन कहा जाएगा और ये अमाउंट उस टाइम पे की जाएगी जैसे कि लॉ ने प्रिस्क्राइब किया है। और ये अमाउंट जो मंथली वेजेस बनते हैं किसी भी एम्प्लॉय के, उसके 6% से ज़्यादा अमाउंट नहीं होगी। यानी अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है पर मंथ, तो उसका जो 6% है दैट वुड बी 600 रुपीज़। तो उसका 600 रुपीज़ जो है वो पे किया जाएगा। यहाँ पे एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जिस एम्प्लॉय की जो वेजेस बनते हैं 400 पर डे या 10,000 रुपीज़ बनते हैं पर मंथ, ये लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर कर देनी चाहिए, वो ये कि फ्रॉम टाइम टू टाइम ये रेट्स चेंज हो सकते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पर डे का रेट है उसको भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है, और जो पर मंथ 10 की अमाउंट है ये भी ब्रैकेट में लिखी है। इसमें वेरिएशंस हो सकती हैं और ये फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है वो चेंज कर सकती है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है अमाउंट के हवाले से। लेकिन यहाँ पे जो परसेंटेज बता दी गई है, परसेंटेज यही होगी, दैट वुड बी 6%। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि एम्प्लॉयर shall not be entitled to deduct his own share of contribution from the employee's wages or otherwise to recover from him any portion of the contribution। एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है कि अगर वो कंट्रीब्यूशन पे करता है एम्प्लॉय के लिए, तो वो उस अमाउंट को एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट नहीं कर सकता। लॉ ने मना कर दिया है। और ये भी साथ कह दिया है, अगर एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी है कि वो अमाउंट डिडक्ट करवाता रहेगा, तब भी वो डिडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो इसकी वायलेशन कहलाएगी इस लॉ की। तो इस लॉ के वायलेशन की इजाज़त एम्प्लॉयर को नहीं दी जाएगी। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है बावजूद इसके, बावजूद इसके कि कोई एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है जो कि इसके अगेंस्ट, इसके कॉन्ट्रेरी है, तो उस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। सब सेक्शन 4 ओमिट हो गया था और सेक्शन 5 जो है वो ये कहता है कि जो भी कंट्रीब्यूशन है जो पे किया जाना ज़रूरी है एम्प्लॉयर की जानिब से एम्प्लॉय के लिए, उसको डिटरमिन किया जाएगा डेली वेजेस के साथ, कि डेली वेजेस जो है उस एम्प्लॉय की कितनी बनती हैं। उन डेली वेजेस के हिसाब से जो है कंट्रीब्यूशन की अमाउंट डिटरमिन की जाएगी। सबसेक्शन 6 ये कहता है कि अगर किसी एम्प्लॉयर के लिए ये मुश्किल हो जाए कि वो वेजेस के अमाउंट को डिटरमिन नहीं कर पा रहा कंट्रीब्यूशन की, उस हवाले से फिर कमिश्नर के पास इख्तियार होगा कि कमिश्नर उस अमाउंट को डिटरमिन करेगा, और वो डिटरमिन करेगा उन वेजेस से जो वेजेस पे किए जा रहे हैं किसी एम्प्लॉय को। सबसेक्शन 7 ही कहता है कि कोई भी अमाउंट जो डिडक्ट होती है एम्प्लॉयज की वेजेस में से एम्प्लॉयर की जानिब से, अगर वो डिडक्ट कर लेता है एम्प्लॉय की वेजेस में से कोई अमाउंट, तो ये समझा जाएगा कि उसने ये अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूशन के लिए जो है वो डिडक्ट की है। सबसेक्शन 8 कंस्ट्रक्शन वर्क से रेलेवेंट है कि अगर किसी कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है किसी बिल्डिंग में, तो जो इस बिल्डिंग का ऑनर होगा वो इस चीज़ की गारंटी देगा कि जो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट है कॉन्ट्रैक्टर पे कर रहा है,
अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। अब यहाँ पे लॉ ने इम्पोज की है ड्यूटी ऑनर ऑफ द बिल्डिंग के ऊपर कि वो गारंटी दे कि जो कंट्रीब्यूशन की पेमेंट है वो कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से पे की जा रही है, और ये अमाउंट जो है ये पे की जाती है इंस्टीट्यूशन में। इंस्टीट्यूशन से मुराद है एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन। सबसेक्शन 9 ये कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई लाइसेंसी स्टेट के बिहाफ पे काम करता है या स्टेट के लिए काम करता है, अगर इनको पेमेंट होनी है तो पेमेंट से पहले कुछ चीज़ों की सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है। वो सेटिस्फेक्शन क्या है कि अगर कोई फाइनल सेटलमेंट है कोई क्लेम की जो कि कॉन्ट्रैक्टर को पे की जानी है, एक अमाउंट जो एक फाइनल सेटलमेंट के तहत किसी कॉन्ट्रैक्टर को पे की जानी है या किसी लाइसेंसी को पे की जानी है, ज़रूरी है कि एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें ये लोग, उसके बाद अमाउंट इनको पे की जाएगी। वो सर्टिफिकेट किन की जानिब से इशू किया जाएगा? वो सर्टिफिकेट इशू किया जाना ज़रूरी है इंस्टीट्यूशन की जानिब से। यानी इंस्टीट्यूशन अगर ये सर्टिफिकेट पेश कर देता है कि उस कॉन्ट्रैक्टर ने या उस लाइसेंसी ने जो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट है वो इंस्टीट्यूशन में पे करती है, उस सूरत में कॉन्ट्रैक्टर को या लाइसेंसी को जो स्टेट के बिहाफ पे काम करते हैं या स्टेट के लिए काम करते हैं उनको फौरी तौर पर पेमेंट कर दी जाएगी। लेकिन अगर वो पेमेंट्स नहीं करते कॉन्ट्रैक्टर या लाइसेंसी, उस सूरत में उनकी जो पेमेंट बनती है उस पेमेंट में से कंट्रीब्यूशन की अमाउंट डिडक्ट कर ली जाएगी, और कंट्रीब्यूशन की अमाउंट डिडक्ट करने के बाद ये अमाउंट पे कर दी जाएगी बराह रास्त उस इंस्टीट्यूशन में, और उसके बाद डिडक्शन के बाद जो अमाउंट बच जाएगी वो अमाउंट उस कॉन्ट्रैक्टर को या लाइसेंसी को पे कर दी जाएगी। सेक्शन 20A सेल्फ असेसमेंट स्कीम, ये सेक्शन अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ था और ये 2001 में ऐड हुआ था अमेंडमेंट्स के बाद। अगर ये लॉ अप्लाई नहीं होता किसी एम्प्लॉयर पे, लेकिन एम्प्लॉयर ये चाहता है कि अपने वर्कर्स को अपने एम्प्लॉयर्स को फैसिलिटेट किया जाए, उनको मेडिकल केयर की मेडिकल हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, तो यहाँ भी ये सहूलत लॉ ने प्रोवाइड करती है इस अमेंडमेंट के बाद जो 2001 में हुई थी। इस अमेंडमेंट के तहत कोई भी एम्प्लॉयर वॉलंटरीली अपनी मर्जी से सेल्फ असेसमेंट स्कीम से फ़ायदा उठा सकता है, और एम्प्लॉय की जो भी वेजेस बनती है मंथली बेसिस पे उसका 6% जो है वो सबमिट करवा सकता है इंस्टीट्यूशन पे। और जब ऐसे एम्प्लॉय के लिए 6% अमाउंट एज कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करवा दी जाएगी किसी इंस्टीट्यूशन में, तो ये समझा जाएगा कि ऐसा एम्प्लॉय जो है वो एक सिक्योर्ड एम्प्लॉय की डेफिनेशन में फॉल कर गया। और गवर्नमेंट जो है उसके जो वेजेस की लिमिट है उसको डिटरमिन कर सकती है अंडर सेक्शन 71। सब सेक्शन 2 ये कहता है जो भी एम्प्लॉयज सिक्योर हो जाएंगे इस ऑर्डिनेंस के तहत वो ये इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं 30 जून 2001 से ऑनवर्ड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये सेक्शन सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो कि 30 जून 2001 के बाद सिक्योर पर्सन की डेफिनेशन में फॉल किए गए। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि every employee secured under this ordinance in respect of whom employer pays contribution shall be liable to pay through the employer an amount of 40 rupees per month as his share to the institution। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज 6% ऑफ द टोटल वेजेस पेबल टू द एम्प्लॉय। अब यहाँ पे एक शेयर डिस्कस किया गया है जो कि एम्प्लॉय का शेयर कहलाएगा। जो एम्प्लॉय सिक्योर हो जाता है उसके लिए भी लाजम होगा कि वो एक अमाउंट जो है वो पे करेगा इंस्टीट्यूशन को अपने शेयर के तौर पे, लेकिन उसकी जो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट है दैट वुड बी
₹40, वो सिर्फ ₹40 जो है वो पे करेगा। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट लगाई गई है। इसका बेसिक पर्पस ये है कि ये अमाउंट फिक्स नहीं है, ये अमाउंट फ्रॉम टाइम टू टाइम वेरी कर सकती है। गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन दे देती है, इशू करती है, उसके तहत अमाउंट को चेंज कर देती है, तो वो जो चेंज करेगी वो यहाँ पे ₹40 की जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 21, रैकेट्स एंड रिटर्न्स बाय द एम्प्लॉयर्स। हर एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी होगी कि वो ऐसे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करे, ऐसी रिटर्न्स को मेंटेन करे जो कि वो सबमिट करता है इंस्टीट्यूशन में। और हर पर्सन जो कि सिक्योर्ड पर्सन के डेफिनेशन में फॉल करके उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी में शामिल है। सेक्शन 22, ऑफिशियल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन टू चेक एम्प्लॉयर्स बुक्स। सब सेक्शन 1 में ये कहा गया है कि इंस्टीट्यूशन के जो भी ड्यूली अथोराइज्ड ऑफिसर्स होंगे, उन ऑफिसर्स को बाकायदा एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। उस सर्टिफिकेट में ये कहा जाएगा कि ये अथोराइज हैं कि वो किसी भी इंडस्ट्री की जो कि रजिस्टर्ड हैं एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के कानून के तहत, वो उनके रैकेट को चेक कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं ये देखने के लिए कि उनका जो रैकेट है और उस रैकेट में जो पार्टिकुलर्स बताए गए हैं, उनके जो फॉर्म्स हैं, उनका जो डाटा है, उनके जो रिटर्न्स जो उन्होंने फाइल की हैं, वो तमाम दुरुस्त हैं और उसमें किसी किस्म की कोई बेज़ाब्तगी नहीं पाई जाती। इसको असरटेन करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए, जो ऑफिशियल्स हैं इंस्टीट्यूशन के, वो एम्प्लॉयर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं कि उन्हें इन टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते जाए। इसके अलावा जो ऑफिशियल्स हैं इंस्टीट्यूशन के, अथोराइज किए गए थे इंस्टीट्यूशन की जानिब से, वो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में एंटर हो सकते हैं। वहाँ पे जाके वो अकाउंट बुक्स को भी एग्जामिन कर सकते हैं, वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स को भी एग्जामिन कर सकते हैं जिनको वो ज़रूरी ख्याल करते हैं और जिनका ताल्लुक जो है वो पेमेंट ऑफ वेजेस के साथ होगा। क्लॉज सी जो है वो ये बताती है कि जो ऑफिशियल्स हैं वो मजीद एग्जामिन कर सकते हैं एम्प्लॉयर के डाटा को, एम्प्लॉयर के एजेंट को मिल सकते हैं या किसी और पर्सन को मिल सकते हैं और उनसे रिकॉर्ड या डाटा हासिल कर सकते हैं। और किसी भी पर्सन के हवाले से वो इंक्वायरी कर सकते हैं जो उनकी नज़र में एक सिक्योर्ड पर्सन है, उसके हवाले से इंक्वायरी करना उनकी ड्यूटी में शामिल है। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि जो भी ऑफिशियल्स होंगे, जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया, जिनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा इंस्टीट्यूशन की तरफ से कि ये इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे इंक्वायरी करने आए हैं किसी इस्टेब्लिशमेंट में, उनके लिए ज़रूरी होगा, बल्कि वो बाउंड होंगे कि वो सिक्रेसी को मेंटेन करें जिनका ताल्लुक जो है वो उनकी ड्यूटीज़ के साथ है। वो अपनी ड्यूटी से मुतल्लिक मामलात एम्प्लॉयर्स के साथ शेयर नहीं करेंगे, ना अपनी पॉलिसी के बारे में उनको बताएंगे, ना अपने विजिट्स के बारे में जो है वो एम्प्लॉयर को बताएंगे। इसकी सिक्रेसी मेंटेन करना उन ऑफिशियल्स की ड्यूटी में शामिल होगा। सब सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर एम्प्लॉयर नाकाम हो जाता है कंट्रीब्यूशन की अमाउंट को डिटरमिन करने के हवाले से और वो रिटर्न सबमिट नहीं करवाता, जैसा कि रेगुलेशंस में कहा गया था कि रिटर्न जो है फलान टाइम पे सबमिट करवाना ज़रूरी है और वो उस डेट को सबमिट नहीं करवाता, उस सूरत में ये इंस्टीट्यूशन के पास इख्तियार होगा कि जो अवेलेबल रैकेट होगा, जो अवेलेबल एविडेंस होगी, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी, उनकी बेसिस पे अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है उसको खुद डिटरमिन कर ले और इम्पोज करेगा उस एम्प्लॉयर पे, जो कि फिर मंथली बेसिस पे वो अमाउंट पे करेगा या जो भी ड्यूरेशन फिक्स कर देगा इंस्टीट्यूशन, उस ड्यूरेशन में वो अमाउंट जो है वो पे करेगा इंस्टीट्यूशन को एज कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयज। सब सेक्शन 6 से कहता है
No staff member of the institution shall visit the premises of any establishment opting for the self-assessment scheme during the period of 2 years. सेक्शन 20A के तहत जैसा कि हमने डिस्कस किया है, एम्प्लॉयर के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हुए, इस ऑप्शन को यूज करते हुए अपने दायरे के जो एम्प्लॉयज हैं उनको सिक्योर्ड पर्सन के तौर पर रजिस्टर करवा लें। अगर वो इस ऑप्शन को यूज करता है तो 2 साल तक कोई भी ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन का जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के प्रेमिसेस को विजिट नहीं करेगा। तो 2 साल तक पाबंदी है। उसके बाद जो है इंस्टीट्यूशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो विजिट कर सकते हैं, फिर उन पे कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि जो एनुअल इंस्पेक्शंस हैं वो कितनी होनी चाहिए। सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत उस हवाले से कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी। वो रिस्ट्रिक्शंस ये हैं, सिर्फ एक जो है वो इंस्पेक्शन होगी एस्टेब्लिशमेंट की एडवांस में, और इसके अलावा मैक्सिमम जो है वो 2 साल के बाद जो है वो इंस्पेक्शन हुआ करेगी। ये सहूलत जो है सिर्फ उनको है जो सेक्शन 20A के तहत जो है एम्प्लॉयज सिक्योर हुए हैं। ये सहूलत सिर्फ उस एस्टेब्लिशमेंट या उस इदारे को है, और दूसरे इदारों को ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो सकती। Increase of unpaid contribution and recovery of contribution, etc., as areas and as areas of land revenue. अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के हवाले से जो कंट्रीब्यूशन बनता है वो अमाउंट पे नहीं करता जो कि पेबल थी, उस सूरत में लॉ ने उस पर कुछ फाइन्स इम्पोज किए हैं। वो फाइन्स इस सूरत में होंगे कि जो अमाउंट पेबल है उस अमाउंट पेबल के साथ साथ उसको जो है कुछ और परसेंटेज के हिसाब से भी अमाउंट पे करना पड़ेगी, और वो अमाउंट 50% से ज़्यादा नहीं होगी। यानी अगर एक अमाउंट 10,000 पेबल थी जो कि एम्प्लॉयर ने पे करना थी इंस्टीट्यूशन में अपने एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन के हवाले से 10,000 अमाउंट पे करना थी, और उन्होंने टाइमली नहीं पे की, बार बार वो डिफॉल्ट कर रहे हैं, उस सूरत में इंस्टीट्यूशन फाइन कर सकता है और उन्हें ये कह सकता है कि आप 10,000 की जगह 10,000 की जगह 15,000 पे करें। यानी 10,000 वो एक्चुअल अमाउंट, और 5,000 जो है वो 50% अमाउंट का पे करेंगे मजीद। इस तरह 10,000 एक्चुअल अमाउंट और 5,000 फाइन, टोटल 15,000 अमाउंट जो है वो पेएबल होगी इंस्टीट्यूशन में। ये मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन यहाँ पे ये याद रखा जाए कि मैक्सिमम लिमिट 50% है। ये कम भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, लेकिन ये 51% भी नहीं होगा, बल्कि 50% या उससे बिलो हो सकती है ये अमाउंट। और यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दी गई है, एक कंडीशन आयद की गई, वो ये कि जो इंक्रीज होगा अमाउंट का, एम्प्लॉयर जो है ये अमाउंट अपने एम्प्लॉय से किसी भी सूरत में रीइम्बर्स नहीं करवाएगा, या उनसे ये वापस नहीं लेगा, या उनकी वेजेस में से इस एक्स्ट्रा अमाउंट की डिडक्शन किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जो अमाउंट इस तरह रिकवरेबल होगी या जिसकी रिकवरी की जाना मकसूद होगी, जो हमने अभी डिस्कस की है, इस अमाउंट को रिकवर किया जाएगा एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। यानी जैसे लैंड रेवेन्यू के अमाउंट को रिकवर किया जाता है, लैंड रेवेन्यू के अमाउंट की रिकवरी का एक बाकायदा लॉ मौजूद है, इसको भी उसी पैटर्न पे जो है वो रिकवर किया जाएगा। और यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं जो कि शायद इस लॉ से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन इस पॉइंट से रेलेवेंट है, लैंड रेवेन्यू से रेलेवेंट है। जो कमिश्नर होते हैं वो अपने डिवीजन के हवाले से रिकवर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं लैंड रेवेन्यू अपने डिविजन्स में, जो उनके रिस्पेक्टिव
डिवीजन होती है, उनका जो एरिया होता है। तो इसमें हमने देखा है कि कमिश्नर के पास भी एक अख्तियार होता है, लिहाजा कमिश्नर साहब अपने उस अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए ये अमाउंट रिकवर करवा सकते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे वो लैंड रेवेन्यू के एरियाज को कलेक्ट करते हैं। तो इसका बेसिक पर्पस जो है वो एक ये भी है कि कमिश्नर साहब को ये क्लियर किया जाए तो अपनी पावर्स को यहाँ उसी पैटर्न पे एक्सरसाइज कर सकते हैं जिस तरह वो लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन के हवाले से अपने पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। और इसके लिए बाकायदा एक कानून है, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। अब हम आते हैं सेक्शन 24 की तरफ। सेक्शन 24 सेफगार्ड ऑफ सिक्योर्ड पर्संस राइट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एम्प्लॉयर से मतलब है। अगर एम्प्लॉयर डिफॉल्ट करता है और अपने किसी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पे नहीं करता इंस्टीट्यूशन में, क्या इसका असर उस एम्प्लॉय के राइट्स पे होगा या नहीं होगा? चूंकि डिफॉल्ट किया है एम्प्लॉयर ने, इसमें एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है, उस सूरत में एम्प्लॉय पे इसका कोई अफेक्ट नहीं होगा। लॉ ने क्लियरली इस चीज को मेंशन कर दिया है सेक्शन 24 में। और यहाँ पे हम सिंपल वर्ड्स में ये देख लेते हैं, such secured person shall have and enjoy the same rights under this ordinance as if no such a default had occurred। चूंकि एम्प्लॉय का तो डिफॉल्ट नहीं बनता, तो लिहाजा वो अपने राइट्स को उसी तरह हासिल कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, जैसा कि उस सूरत में किया जाता है अगर किसी का कोई डिफॉल्ट ना हो। और वैसे भी एम्प्लॉय का इसमें डिफॉल्ट नहीं बनता, बेसिकली ये डिफॉल्ट होगा एम्प्लॉयर की जानिब से। सेक्शन 25 जो है ये रिटर्न ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन से मुतल्लिक है, उस सूरत में अगर अमाउंट गलती के साथ ज़्यादा पे कर दी जाए। अगर कोई एम्प्लॉयर रिटर्न फाइल करता है, उसके तहत वो पेमेंट करता है कंट्रीब्यूशन की अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, यानी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन की अमाउंट जो है वो जमा करवाता है इंस्टीट्यूशन में, और वो अमाउंट गलती से ज़्यादा जमा हो जाती है, उस सूरत में उसके पास क्या राइट है? लॉ ये कहता है कि अगर किसी एरोनस बिलीफ के तहत अमाउंट एक्सेस डिपॉजिट हो जाती है, तो उस अमाउंट को रीफंड करवाया जा सकता है। यानी एम्प्लॉयर ने अमाउंट एम्प्लॉयज के हवाले से 10,000 जमा करवानी थी, और वो अमाउंट गलती के साथ जो है वो 15,000 जमा हो गई है। 5,000 की जो अमाउंट है वो एक्सेस हो गई है, लिहाजा 5,000 अमाउंट का उसको रिफंड दिया जाएगा। और लॉ ने ये भी कहा है कि ये जो अमाउंट का रिफंड है ये क्लेम किया जाएगा थ्रू एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन रिफंड की इंस्टीट्यूशन में दी जाएगी, और जब ये अमाउंट एक्सेस जमा हुई थी उस अमाउंट के टाइम से 6 माह के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। यानी अगर अमाउंट 1 मार्च को सबमिट करवाई गई थी, तो 1 सितंबर तक जो है ये एप्लीकेशन मूव की जा सकती है, और 1 सितंबर गुजरने के बाद ये एप्लीकेशन मूव नहीं की जाएगी। यहाँ पे हमने सपोज किया था कि अगर 1 मार्च को अमाउंट सबमिट करवाई थी जो कि ज़्यादा अमाउंट चली गई है, वो अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं एज रिफंड विद इन 6 मंथ्स। आप अप्रैल में अप्लाई कर दें, एप्लीकेशन फाइल कर दें, आप मई में एप्लीकेशन मूव कर दें, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर ये काम हो सकता है। और 6 माह 1 मार्च से अगर देखा जाए तो ये बनेंगे 1 सितंबर तक। तो 1 सितंबर या उससे पहले तक आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। ये हमने सपोज किया है, मंथ कोई भी हो सकता है जिसको इंस्टीट्यूशन प्रिस्क्राइब कर सकता है फॉर द कलेक्शन ऑफ द कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक पॉइंट स्टूडेंट्स क्लियर किया जाना जरूरी है, वो जो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया गया है। अगर गलती के साथ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे कर देता है किसी एम्प्लॉय का जो कि सिक्योर्ड पर्सन नहीं था, और उस सिक्योर्ड पर्सन के बिहाफ पे इंस्टीट्यूशन उसको कोई बेनिफिट्स दे देता है, या उसके डिपेंडेंट्स को कोई बेनिफिट्स दे देता है, लॉ ये कहता है कि जो रिफंड की अमाउंट है उसमें से वो जो बेनिफिट दिए गए हैं उस सिक्योर्ड पर्सन को, जिसकी अमाउंट एक्सेसिवली सबमिट हो गई थी, तो वो अमाउंट उस रिफंड में से डिडक्ट कर ली जाएगी। ये बात लाजमी है।
यानी जैसा कि हमने वो एग्जांपल ली थी उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एम्प्लॉयर ने 10,000 अमाउंट पे करना थी कंट्रीब्यूशन के सिलसिले में, उसने गलती के साथ 15,000 अमाउंट पे कर दी और ऐसे बंदे की भी अमाउंट पे कर दी जो कि सिक्योर्ड एम्प्लॉय नहीं था, और 5,000 अमाउंट एक्सेस चली गई। इन द मीन वाइल इंस्टीट्यूशन ने उस शख्स को जो बेनिफिट्स थी 2,000 के बेनिफिट्स उसको दे दिए गए हैं। अब 5,000 अमाउंट एक्सेस जमा हुई थी, 2,000 के बेनिफिट उस एम्प्लॉय को दिए गए जो कि सिक्योर्ड पर्सन के तौर पे नॉमिनेट किया गया था एम्प्लॉय की जानिब से। इसमें इंस्टीट्यूशन का तो कोई कसूर नहीं है, उसने रिटर्न के मुताबिक ही उस एम्प्लॉय को डील किया। तो 2,000 का जो उसने एक्सपेंस किया है इंस्टीट्यूशन ने, वो जो 5,000 रिफंड अमाउंट है उसमें से 2,000 जो उसको बेनिफिट दिए गए हैं वो 2,000 की अमाउंट डिडक्ट होगी, और रिफंड 5,000 नहीं दिया जाएगा इस सूरत में, बल्कि 3,000 अमाउंट पे की जाएगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 26, इंक्रीज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस विद सेफ्टी रूल्स नॉट ऑब्जर्व्ड। हमने फैक्ट्रीज एक्ट में ये डिस्कस किया था हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स के हवाले से। अगर कोई सेफ्टी और हाइजीन रूल्स जो प्रेस्क्राइब किए गए हैं लॉ के तहत, किसी भी लॉ के तहत, और उन रूल्स पे अमल दरामद नहीं किया एम्प्लॉयर ने, या उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है, या उनकी वायलेशन की जा रही है, या आपको डिफॉल्ट किया जा रहा है, उस सूरत में लॉ ये कहता है कि कमिश्नर के पास से इख्तियार है कि वो एम्प्लॉयर का जो रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन है उसको इंक्रीज करते हैं। हमने ये देखा कि जनरली वो 6% रेट होता है कंट्रीब्यूशन का, लेकिन कमिश्नर जो है उस रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन को इस डिफॉल्ट की सूरत में इंक्रीज कर सकता है। लेकिन लॉ ने फर्दर एक क्राइटेरिया बता दिया है, ये कि ये अमाउंट जो है ये 20% से एक्सीड नहीं करेगी। यानी नॉर्मल रेट 6% है, पनिशमेंट के तौर पर 7% हो सकता है, 8% हो सकता है, 10% हो सकता है, 19% हो सकता है, लेकिन 20% से ये अमाउंट जो है वो किसी भी सूरत में एक्सीड नहीं करेगी। सेक्शन 27 ये कहता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ क्लेम्स टू कॉन्ट्रीब्यूशंस। कोई भी ऐसा क्लेम जो है इंस्टीट्यूशन का अनपेड कंट्रीब्यूशन के हवाले से, वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा रेगुलेशंस के मुताबिक। अगर इंस्टीट्यूशन का कोई क्लेम था अनपेड कंट्रीब्यूशन के हवाले से, यानी एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन पे करना था और एम्प्लॉयर ने वो कंट्रीब्यूशन पे नहीं किया, उसके हवाले से अगर इंस्टीट्यूशन का कोई क्लेम था, वो क्लेम जो है इंस्टीट्यूशन माफ कर सकता है, खत्म कर सकता है रेगुलेशंस के जरिए। अब हम आते हैं लेक्चर के लास्ट में जजमेंट्स की जाने। 1989 SCMR पेज नंबर 888 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। इसमें इंटरप्रेट किया था सेक्शन 20, और इसमें पार्टीज थी अब्दुल गफ्फार वास्ती वर्सेस कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड लैंड कस्टम्स। सेक्शन 20 जो है उसको इंटरप्रेट किया गया था, और इसमें पहले तो टर्म्स को इंटरप्रेट किया, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के टर्म्स को, और ये बताया गया था कि ऑनर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू कंट्रीब्यूट टू सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर एम्प्लॉयज इंगेज थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, कि अगर एम्प्लॉयज चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही इंगेज किए गए हैं, लेकिन चूंकि वो एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे थे, लिहाजा ये ऑब्लिगेशन बनती है एम्प्लॉयर की कि वो कंट्रीब्यूशन जो है वो पे करे सोशल सिक्योरिटी फंड में उन एम्प्लॉयज की जानिब से जो वहां पे काम कर रहे थे। नेक्स्ट जजमेंट है जो रिपोर्ट हुई 1988 PLD पेज नंबर 1 में, जिसका ताल्लुक है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ। इसमें पार्टीज थे सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन वर्सेस दाऊद कॉटन मिल्स लिमिटेड। इसमें जिन सेक्शंस को इंटरप्रेट किए गए वो हैं सेक्शन 2, सबसेक्शन 8 और सबसेक्शन 25 और सेक्शन 20। इसमें भी एम्प्लॉय और सिक्योर पर्सन को डिफाइन किया गया, उनको इंटरप्रेट प्रॉपर मैनर में किया गया,
और फर्दर ये बता दिया गया कि unless a person comes within definition of an employee and secured person, जब तक कि कोई भी शख्स एम्प्लॉय की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता या सिक्योर्ड पर्सन और सिक्योर्ड पर्सन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता, दोनों लाजिम और मलजूम हैं कि वो एम्प्लॉय भी हो और सिक्योर्ड पर्सन भी हो, the employer would not be liable to make any contribution to the institution. तब तक एम्प्लॉयर जो है वो लायबल नहीं है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो इंस्टीट्यूशन में कंट्रीब्यूशन पे करे। यानी एम्प्लॉयर के ऊपर तब ये जिम्मेदारी आयद होगी कंट्रीब्यूशन पे करने की उस एम्प्लॉय के हवाले से जो एम्प्लॉय एम्प्लॉय भी है और वो सिक्योर्ड पर्सन की डेफिनेशन में भी फॉल करता है। तब ये ड्यूटी होगी एम्प्लॉयर की कि वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूशन में सबमिट करवाए। ये लास्ट जजमेंट है आज के वीडियो लेक्चर की, दैट इज 1993 पीएलसी, पेज नंबर 984, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। इसमें पार्टीज थी ओकाड़ा फ्लोर एंड जनरल मिल्स ओकाड़ा वर्सेस पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन लाहौर। इसमें भी सेक्शन 20 को इंटरप्रेट किया गया है बेसिकली, और उसमें ये कहा गया है एम्प्लॉयज इवन दाउ एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर perform duties in connection with the business of employer establishment। अगरचे एम्प्लॉयज को कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉय किया गया, लेकिन उन्होंने जो ड्यूटीज परफॉर्म की एम्प्लॉयज ने वो एम्प्लॉयर की एस्टेब्लिशमेंट में अपनी ड्यूटीज परफॉर्म की हैं। देयर वेलफेयर एंड सिक्योरिटी वाज द कंसर्न ऑफ द एम्प्लॉयर। तो लिहाजा ये एम्प्लॉयर के ऊपर लाजम है कि वो उन एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी के लिए और उनके वेलफेयर के लिए करे, and it was liable for the workers workers employed through private contractor। और चाहे वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉय किए गए, लेकिन इसमें चूंकि एम्प्लॉयर के लिए काम किया वर्कर्स ने, तो ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि वो कंट्रीब्यूशन पे करे उन एम्प्लॉयज के लिए। तो यहाँ पे लास्ट में एक समरी बना के इसको जो है वो बता दिया गया, एम्प्लॉयर एस्टेब्लिशमेंट वाज थस लायबल टू पे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन in respect of employees engaged through a contractor। मुख्तसर तौर पे कि अगर कोई एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी एम्प्लॉय किया जाता है किसी एस्टेब्लिशमेंट में, उस एम्प्लॉय की ड्यूटी बनती है कि वो उनका कंट्रीब्यूशन पे करे। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह हाफिज़।